आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 9 बजे आपके लिए एक स्पेशल सीरीज़ लाई जाती है। तो आज की सीरीज़ में हम यूपी ट्रिपल एस सी राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा का इवनिंग शिफ्ट का पेपर जो है यह जो 13/9/2015 को संपन्न हुआ था, इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह कब शुरू किया गया था? 1940, 1942, 1945 या 1946? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया? तो यह 1942 में शुरू हुआ। चलिए इसके डिटेल्स देख लेते हैं। गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महाराष्ट्र से की गई। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश राज्य को समाप्त करना था। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। अंग्रेजों ने इस आंदोलन के प्रति सख्त रवैया अपनाया, फिर भी विद्रोह को दबाने में साल भर से अधिक समय लग गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1942 गांधी जी के द्वारा। और यह कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को महाराष्ट्र से। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह अगस्त क्रांति के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि इसकी शुरुआत अगस्त में हुई थी। अगला क्वेश्चन, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो आंसर होगा सी, कामागाटो मारू घटना। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण कामागाटो मारू घटना। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। गदर क्रांति भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध किए गए आंदोलनों में से एक था। गदर क्रांति के आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण कामागाटा मारू, एक जापानी जहाज़ था ये कामागाटा मारू, इसकी जो घटना हुई वह इसका प्रमुख कारण था। लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, बाबा स्वर्ण सिंह भागना, गुरदत्त सिंह इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में क्रांति लाना था। और यह कहाँ से इसे ऑपरेट किया गया या कहाँ से चलाया गया? तो इसकी शुरुआत 1913 में हुई। और यह आंदोलन कहाँ से चलाया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में चलाया गया, सैन फ्रांसिस्को में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेरुरज्जु का एक प्रमुख कार्य है या महत्वपूर्ण कार्य है? द्रव्य स्थानांतरण, श्वसन नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण या रक्त का पंपन? तो हम देखेंगे मेरुरज्जु का महत्वपूर्ण कार्य क्या हो जाता है। यह होता है सी, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। मस्तिष्क का पिछला भाग लंबा होकर खोपड़ी के पश्च छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी तक फैला रहता है। इसे ही मेरुरज्जु कहा जाता है। इसके मुख्यतः दो प्रकार के कार्य होते हैं। मस्तिष्क से प्राप्त तथा मस्तिष्क को जाने वाले आवेगों के लिए मेरुरज्जु पथ प्रदान करना और प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमित करने का कार्य मेरुरज्जु के द्वारा ही किया जाता है। जैसे हमारे हाथ पैर जो एक्टिविटीज़ करते हैं तो उन्हें एकदम से संचालन उनका किसके द्वारा किया जाता है? यह मेरुरज्जु के द्वारा ही इनका संचालन कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो उपराष्ट्रपति को कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो आंसर होगा ए, राज्यसभा। आंसर क्या होगा? ए, राज्यसभा। चलिए डिटेल्स देखते हैं। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो। इस संकल्प को केवल तभी उपस्थित किया जा सकता है जब इसकी सूचना कम से कम 14 दिन पहले दे दी गई हो। बताना चाहूँगा, उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का सभापति होता है, या फिर कहेंगे राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और उपराष्ट्रपति को वेतन भी उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है, जो कि 4 लाख रुपए महीने है। तो उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल से समाप्त होने से पूर्व हटाने का अधिकार किसके पास है? तो आंसर हो जाएगा राज्यसभा के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसका प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज, एस्पिरिन, वैलियम या एम्प्लिसिन? तो इसमें से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी, वैलियम। वैलियम का उपयोग प्रशांतक औषधि के रूप में किया जाता है। प्रशांतक औषधि का प्रयोग तनाव व चिंता दूर करने के लिए किया जाता है। वैलियम नामक औषधि का प्रयोग बेचैनी, अनिद्रा, मांसपेशियों की अकड़न और मेनियर्स रोग के उपचार में लाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर था हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप
निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम जो नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है? ओडिशा, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो मोहिनीअट्टम का जो संबंध है यह केरल राज्य से है। मोहिनीअट्टम जो है यह किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। चलिए डिटेल्स देखेंगे। मोहिनीअट्टम केरल के दो शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह परंपरागत रूप से व्यापक प्रशिक्षण के बाद महिलाओं द्वारा किया एक एकल नृत्य है। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य ओडिशा, कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान तथा तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य जो है वह भरतनाट्यम है। तो मोहिनीअट्टम जो है और कथकली ये दो केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं, एक मोहिनीअट्टम और दूसरा कथकली। ओडिशा का नृत्य ओडिशा, कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान तथा तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। राष्ट्रीय आय को प्राय क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा डी। चलिए देखेंगे। राष्ट्रीय आय को प्राय NNPFC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। राष्ट्रीय आय अथवा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में उत्पादन के साधनों को दिए जाने वाले भुगतानों को बताती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड विजेता कौन था? उस समय क्वेश्चन पूछा गया, तो इसके विजेता कौन रहे? चलिए डिटेल्स ही देखेंगे इस क्वेश्चन की। बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड को 10 से 15 मार्च 2015 को स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई। इसके विजेता के श्रीकांत थे। भारत के कृषि श्रीकांत जो थे यह इसके विजेता थे। इस कुल पुरस्कार राशि जो थी $1,20,000 थी। काबिनी, हेमवती और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? काबिनी, हेमवती और अमरावती जो हैं किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए कुछ डिटेल्स देखते हैं। कावेरी नदी कर्नाटक तथा उत्तर तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। यानी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र सदा नीरा नदी या वर्ष भर बहने वाली नदी है वह कावेरी नदी है, जो दक्षिण पूर्व से प्रभावित होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। सिमसा, हेमावती, भवानी इसकी सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत में गंगा भी कहा जाता है। तो आंसर है हमारा सी, कावेरी नदी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी जो थी वो इनमें से कौन सी थी? कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, भीखाजी कामा या बेगम हजरत महल? तो आंसर होगा इसका डी, बेगम हजरत महल। चलिए इसकी डिटेल्स देखेंगे। बेगम हजरत महल 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्हें अवध की बेगम के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। वे अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकट कणों के बीच की दूरी क्या होती है? तो समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा ए, तरंग दैर्घ्य। देखेंगे इस प्रकार से एक फिगर बनता है। ये तरंग का जो फिगर बनाते हैं तो ये जो इस प्रकार से ये संपन्न होते हैं कंपन। तो एक कंपन की जो पूरी दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ये क्या कहलाती है? यह एक तरंग दैर्घ्य कहलाती है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य है। तरंग दैर्घ्य को ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। अगला क्वेश्चन, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। तो यह प्रस्ताव किसके द्वारा रखा जाता है? आंसर होगा बी, पुरा के द्वारा। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए पूरा मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। यह अवधारणा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और सृजन पाल सिंह ने अपनी पुस्तक लक्ष्य 3 बिलियन में की थी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने नए Wu-40 नामक अत्याधुनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चीन।
Bu-14 अत्याधुनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण चीन द्वारा उसके मुख्य मिसाइल परीक्षण केंद्र सांक्सी प्रांत में ताइवान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र में किया गया। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग लाया जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसी प्रयोग में लाया जाता है? तो आंसर होगा ए, डायनामो। डायनामो का प्रयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। डायनामो के सिद्धांत के आधार पर ही अन्य विद्युत उत्पादन करने वाले रूपांतरक उपकरणों का विकास हुआ, जिसमें विद्युत मोटर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और रोटरी कन्वर्टर शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश धान उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है? कौन सा देश है जो धान उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है? तो आंसर होगा डी, भारत। विश्व में धान की सर्वाधिक कृषि भारत में की जाती है, किंतु चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। सर्वाधिक भूमि पर कृषि तो भारत में की जाती है, लेकिन भारत का दूसरा स्थान है। देश में सर्वाधिक धान उत्पादन शीर्ष 3 राज्य जो हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन 66वां क्वेश्चन होगा। वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो सीधा आंसर देखेंगे। 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया को सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो लोकनायक के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति जयप्रकाश नारायण है। आंसर होगा बी। लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्होंने वर्ष 1917 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध पक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया। तो ये 1970 से ही इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व कर रहे थे, और इंदिरा गांधी के द्वारा जब इमरजेंसी लागू की गई 1975 में, तब इन्होंने इंदिरा गांधी का भरपूर विरोध किया। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में कौन शामिल नहीं है? तो हमें इसके लिए पता होना चाहिए 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हो जाते हैं, और इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो केरल इनमें शामिल नहीं है। डिटेल्स देखेंगे। केरल में भारत की जनसंख्या का 2.76% निवास करता है, जबकि अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा बिहार में जनसंख्या जो है घनी जनसंख्या है, और इनका परसेंटेज साथ में दिया हुआ है। केरल में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। केरल का जो लिंगानुपात था वो कितना था? 1084। 69वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो अवध के कृषक आंदोलन के जो नेता थे वो थे बाबा रामचंद्र। अवध की किसान सभा का गठन 17 अक्टूबर 1920 को किया गया। अवध के किसान नेताओं ने बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में 1920 में उत्तर प्रदेश किसान सभा से नाता तोड़कर अवध किसान सभा का गठन कर लिया। अवध के किसान नेताओं में बाबा रामचंद्र, गौरीशंकर मिश्र और झिंगुरी सिंह आदि शामिल थे। 70वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं? तो ये उस समय का क्वेश्चन है, 2015 का जब एग्जाम हुआ था, और उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय इसके अध्यक्ष थे जिम योंग किम। जबकि आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष जो हैं वो डेविड मलपास हैं। परीक्षा के समय विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग थे, जबकि वर्तमान में इसके अध्यक्ष डेविड मलपास हैं। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और किसान के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। इसकी स्थापना 1944 में हुई तथा इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। मशरूम किसका उदाहरण है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मशरूम जो है यह किसका उदाहरण है? वायरस का, लाइकेन का, बैक्टीरिया का या फंजाई का? तो मशरूम जो है यह फंजाई यानी कवक का उदाहरण हो जाता है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं एक बार। मशरूम कवक वर्ग का एक पौधा है। इसका कवक जाल ही इसका फल भाग होता है, जिसे मशरूम कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, विटामिन डी और जिंक से भरपूर मशरूम का प्रयोग कई दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई? तो हम जानते हैं दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 1995 में हुई, और पहली जो ट्रेन चलाई गई वो कब चलाई गई? 2002 में। पहली ट्रेन जो है 2002 में चलाई गई। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? तो ये हो जाएगी दक्षिण कोरिया। दिल्ली मेट्रो की ड्राइवर रहित रेलगाड़ी दक्षिण कोरिया के चांगवान में निर्मित हुई। इस ट्रेन को समुद्र के रास्ते पहले
गुजरात के मुद्रा बंदरगाह लाया गया, फिर वहाँ से सड़क मार्ग से दिल्ली पहुँचाया गया। ऐसी 61 ट्रेनें भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के बेंगलुरु प्लांट में भी निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया था। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से होते हैं? तो भारत में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो थी वो किसके द्वारा की गई? राजस्थान के द्वारा। राजस्थान के नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ऐसा दूसरा राज्य था जो 11 अक्टूबर को इसकी शुरुआत की गई, और ये राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। चलिए डिटेल्स देखेंगे। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश राज्य में यह व्यवस्था लागू हुई। संविधान की अनुच्छेद 40 में राज्यों के पंचायतों का गठन का निर्देश दिया गया है, और यह अनुच्छेद 40 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आ जाता है। यह जो अनुच्छेद 40 है गांधीवादी विचारधारा का अनुच्छेद है। गांधी जी का सपना था, या गांधी जी जो है वह पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख समर्थक थे, जबकि स्थानीय स्वशासन की जो स्थापना की गई वह लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई। यानी उसका जनक किसे माना जाता है? 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, और गांधी जी को इसका प्रमुख समर्थक माना जाता है। अगला क्वेश्चन 74, भारत ने पृथ्वी के धरातल में कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो हम जानते हैं भारत में जो है पृथ्वी के धरातल का 2.4% भाग घेरा हुआ है, जबकि भारत में 17.5% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, और भारत ने लगभग 2.5% भाग घेरा हुआ है। इसीलिए भारत में जनसंख्या विस्फोट देखने को मिलता है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,240 स्क्वायर किलोमीटर है। यह विश्व क्षेत्रफल का 2.4% है। विश्व में भारत की आबादी का 16.7%, ये 2001 की गणना के अनुसार था, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत का क्षेत्रफल, भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सर्वाधिक जनसंख्या 7वां देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, अशोक के आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तो कलिंग राज्य जो है अशोक के आक्रमण के समय इसकी राजधानी क्या थी? तो 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, और उस समय इसकी राजधानी थी वो थी तोशिली। चलिए डिटेल्स देखेंगे। भुवनेश्वर के निकट शिशुपालगढ़ के खंडरों से 3 मील दूर धौली नामक प्राचीन स्थान है, जहाँ अशोक की कलिंग धर्मलिपि चट्टान पर अंकित है। इस अभिलेख में इस स्थान का नाम तोसली है, और इसे नवविजित कलिंग देश की राजधानी भी बताया गया है। तो चलिए इस प्रकार की सीरीज से जुड़े रहने के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।